तो चलिए सीधे रुक करते हैं दिल्ली का, जहां इस वक्त सीएम मनोहर लाल खट्टर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए आपको सुनवाते हैं। जो लोगों ने बना रखी थी खत्म हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम हो गई है। इसलिए अब जातिगत व्यवस्था तो बहुत ज्यादा आगे लेके चलता भी नहीं। एक जाति के आधार पर मैं इसमें एक रोजगार स्वावलंबन का विषय जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि खास तौर पर जाति के आधार पर लामबंदी, उसकी वोट में परिणति, सत्ता और फिर एक वर्ग को पुष्ट करना और बाकियों को कमजोर करना, इसमें समाज में स्वावलंबन खत्म हो गया। इसके लिए आपकी जो काम किए, मैं वो थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि इस तंत्र को तोड़ना भी जरूरी था और उसमें जातियों को अपमान भी महसूस ना हो, ऐसी चुनौती भी थी। इसे आपने कैसे किया? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, युवा शिक्षा में आगे आ रहा है। जो वर्ग जातियों के आधार पर अपने मंसूबे सफल भी कर लेते थे, आज वहाँ युवा एक समाज में ऐसा खड़ा हो गया कि उसको ठीक से बात बताई जाए, समझाई जाए, तो मानता कि जातियों के आधार पर न समाज का विकास है, न प्रदेश का विकास है, न देश का विकास है। बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले, बड़ी आयु के लोग आज भी शायद कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन आज अवेयरनेस इतनी ज्यादा है कि आज तो परिवार का हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से राजनीति में, वोट में, इसमें आगे आता है। इसलिए अब हमने पूरे प्रदेश में घूमने के बाद ये पाया है कि जो जातिगत राजनीति करने वाले लोग माइनॉरिटी में आ रहे हैं, और उसी में से सबको लगता है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि जाति विशेष के लोग जिनका राजनीतिक प्रभाव पहले बना हुआ था, और वो पिछले 12 साल यानी पिछले 8 साल हो गए हैं, 8 साल में तो आगे आए नहीं है, और अगर इसी भाव को लेकर वो चलते रहेंगे तो गारंटी है अगले चुनाव में भी कम से कम वो आने वाले नहीं है। अगर एक बार 15 साल का सेटबैक किसी को अपने सिस्टम को लेकर बनेगा तो उनको निश्चित रूप से मुड़ के वापस आना ही पड़ेगा। अब जातियों से काम नहीं चलेगा, तो विकास से चलेगा। अब समाज में यानी ईज ऑफ लिविंग के नाते प्रशासन के, शासन के जो काम आएंगे, लोग खुश रहने चाहिए। अगर लोग खुश हैं तो फिर राजनीति तो इसी बात की है कि लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा पर खड़े उतरना, उसमें जातिगत का कोई स्थान नहीं है। हाँ, जातियां पहले तो भी प्राचीन काल के अंदर महत्वपूर्ण होती थी। वो कहीं रक्षा सुरक्षा, उनको शासनिक प्रशासनिक नहीं मिलती थी, वो राजा के नाते इकट्ठे होते थे, दुश्मन का मुकाबला करते थे, एक दूसरे की जाति के साथ संघर्ष आता था, उसमें कोई प्रतियोगिता होती थी, कौन आगे बढ़े कौन पीछे रह जाए, ये चीजें चलती थी। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इन चीजों को कोई भेदभाव नहीं। एक कहावत है और कहावत से जुड़े हुए मैं 2 प्रश्न अलग अलग पूछना चाहूंगा। कहावत जो रही और वो हरियाणा ने बदल के दिखाई, खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो पढ़ने लिखने वालों के लिए आप टैबलेट की बात भी कर रहे हैं, खेलने वालों के लिए इस बार हमने देखा ओलंपिक में जो हरियाणा का एक बार मुहावरा है, वास्तव में आपके छोरे ने लटका दिया। तो ये दोनों काम, छोरे नहीं छोरियां भी लटका दी। तो मैं दोनों चीजें समझना चाहूंगा कि अभी तो प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है, तो ये दोनों चीजें खेल में और पढ़ाई में अब बाकी राज्यों के लिए एक छोटा सा राज्य मिसाल कैसे बना हुआ है? देखिए, इसमें कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि उस धारणा को बिल्कुल हमने बदल दिया है कि केवल पढ़ने लिखने से ही नवाब बनेगा और खेलने कूदने से नवाब नहीं बनेगा। पढ़ाई लिखाई करके, स्किलिंग करके भी नवाब बनेगा, खेल कूद में अच्छी अपनी प्रतिभागिता करके कहीं स्थान पर पहुंचेगा, वो भी नवाब बनेगा, क्योंकि उसको भी बराबर के अवसर हमने दिए हैं। हमने उसके लिए आर्थिक तौर पर अगर कोई इसको आंकने लगेगा तो हमने जो इनाम की राशि है, वो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाले को देश और दुनिया का सबसे बड़ी राशि 6 करोड़ रुपया हम गोल्ड मेडलिस्ट को देते हैं। 6 करोड़ रुपया देश के किसी देश में तो नहीं है, लेकिन अगर हम करेंसी का कन्वर्जन करके देखें तो दुनिया के किसी और देश का भी हमारे 6 करोड़ रुपए राशि के बराबर इनाम नहीं है। फिर 4 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़। हमने तो इस बार एक और किया। पहले हमारी पॉलिसी में जो यानी गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके आता था, उनको तो 2.5 करोड़ रुपए तक मिलता था, लेकिन मान लो किसी कारण से थोड़ा पीछे रह गया, 4th स्थान पर आ गया, उसको मात्र शायद 10 लाख रुपया इतना ही मिलता था, 15 लाख रुपया। हमने उस समय कहा नहीं, गैप बहुत है। 4th आने वाले को भी हमने 50 लाख रुपए घोषणा की, भले कोई मेडल नहीं लेके आया, लेकिन 50 लाख का अंतर वो भी होगा। तो इस प्रकार से हमने वो किया। फिर हमने खिलाड़ियों के लिए नौकरियां, गोल्ड मेडल लाएंगे तो क्लास 1 की नौकरी मिलेगी,
फिर कोई दूसरा मेडल लाएंगे, कहीं करना क्लास 1, क्लास 2, फिर क्लास 3 और क्लास 4 के लिए यानी ग्रुप डी के लिए जितने खिलाड़ी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनके पास एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट है, वो अगर ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हैं तो 10% नौकरियां उनके लिए रिजर्व है। 10% उनको मिलेगी जो कम से कम खेल में आगे बढ़ता है। पढ़ाई में पीछे रहेगा वो थोड़ा, क्योंकि उसका समय तो खेल में लगता है, पढ़ाई में पीछे रह जाता है। खेल में अचीवमेंट है तो उसको भी नौकरी का उसी प्रकार से रास्ता मिलेगा। तो आर्थिक दृष्टि से हो या उसको अपने करियर के नाते से आगे बढ़ना हो, तो खेल भी अब पढ़ाई से पीछे नहीं है। तो पढ़ाई भी खेल भी दोनों बनेंगे नवा। टैबलेट्स भी आपने कुछ दिए मेरे ख्याल से, टैबलेट्स वितरित करना हाँ, सबसे वो तो शिक्षा का विषय है, उसको हम खेल के साथ नहीं जोड़ते हैं। वो तो शिक्षा का स्तर, आज देखिए आईटी का जमाना आ गया, और खासकर मैं कोविड की बात कहूँ तो कोविड के दिनों में जिस प्रकार हमारी शिक्षा व्यवस्था एक प्रकार से विद्यालयों में प्रत्यक्ष उपस्थिति न होकर के ऑनलाइन का सिस्टम चल गया। उस ऑनलाइन में जिसके पास इंटरनेट है, जिसके पास मोबाइल अच्छा है, लैपटॉप है, आईपैड है, तो ऐसे विद्यार्थी तो अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा दिला पाए। लेकिन जो गरीब विद्यार्थी है, आखिर शिक्षा प्राप्त करने वाला गरीब विद्यार्थी बड़ी संख्या में है, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी। उन्होंने तय किया कि नहीं, हम ऊपर से 12वीं कक्षा से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। इस साल 12वीं, 11वीं और 10वीं ऐसे 3 कक्षाओं को 5 लाख टेबलेट, 650 करोड़ रुपए के टेबलेट ये हमने बांटे हैं, अभी उन विद्यार्थियों को दिए। ये 3 कक्षा के विद्यार्थी अपने घर बैठे भी पढ़ाई करना हो, लेसन उनको जो भी टीचर लेसन देता है उसको करेंगे, लेसन का रिकॉर्ड बनेगा। अध्यापक भी कितना उसमें उनको पढ़ाता है, उसमें भी उसकी रिकॉर्डिंग होगी कि अध्यापक ठीक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, अध्यापक ने इस बच्चे को मेहनत की कि नहीं की, सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें केवल विद्यार्थियों को फायदा होगा ऐसा नहीं, अध्यापकों की जिम्मेवारी वो भी फिक्स हो गई। इसलिए अध्यापक भी किसी प्रकार का जो कामचोर अध्यापकों का था उसको भी पढ़ाना उसकी मंजूरी हो जाएगी। इसके लिए 33,000 अध्यापकों को भी हमने टेबलेट साथ में दी है कि पढ़ने वाला भी पढ़ाने वाला दोनों पास सेम टेबलेट है। मतलब विद्यार्थियों की लगती थी, मगर अब शिक्षकों की भी क्लास लगेगी। शिक्षकों को क्लास देने की दोनों की अभ्यास होता है, उसको क्लास लेने भी आती है, उसको क्लास देने भी आती है। इसलिए अच्छा शिक्षक वही है वो क्लास ले भी सके और अपने क्लास दे भी सके। ये जो तकनीक से आपका गहरा जुड़ाव है, नई चीजें सीखने का और उसमें पहल करने का जो भाव है, राजनीति से इतर मैं कहूँ कि गवर्नेंस के जो मॉडल में कुछ योजनाएं हो सकती हैं। देश में तरह तरह की योजना चल रही है, कुछ पायलट प्रोजेक्ट या कुछ ऐसी योजना, कुछ आपको नए विचार ऐसे आते हैं कि आपको लगता है कि हाँ, हरियाणा की योजना या तो हमने सबसे पहले की या देश के लिए, ये पूरे देश के लिए अच्छी हो सकती है। किसी ऐसी योजना के बारे में चर्चा करना चाहिए। बहुत योजनाएं हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं, और योजनाओं में तो कई बार हमारे अधिकारी भी चौंक जाते हैं कि आज से योजना आ गई, कैसे इसको लागू करेंगे। लेकिन हमने जिसको करना चाहिए अपनी मेहनत भी की, उनको भी बताया। और हालांकि आईएएस को तो एक इस प्रकार के सिस्टम का एक जिसको होना चाहिए पूरा अनुभव होता है, उसकी इच्छा भी होती है, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं वो उसको रोक के भी बैठ जाते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, हमने टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी, क्योंकि मैंने देखा पिछले जब से मैं संगठन मंत्री था 1997-98 में बंसीलाल जी की सरकार थी, हमारे शिक्षा मंत्री का कमरा इन्हीं लोगों का भरा रहता था। टेक्नीशियन ले आया, मेरे ट्रांसफर यहाँ से यहाँ कर दो, यहाँ से यहाँ कर दो, यहाँ से, और कोई काम ही नहीं था शिक्षा विभाग में। हमने उस समय कहा कि इन शिक्षा विभाग के इन कर्मचारियों का, अध्यापकों का कोई पॉलिसी बननी चाहिए, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होना चाहिए, क्यों भागते हैं। लेकिन उस समय नहीं करा पाए। आज स्वयं जब मैं सत्ता में इस स्थान पर आया हूँ, हमने उसको लागू किया। और टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी बनाते समय मुझे 18 बैठकें खुद लेनी पड़ी, 18 बैठकें आईएएस के लोगों की भी। और एक आईएएस ने तो यहाँ तक कहा कि हम तो योजना बना के लाते थे, कुछ प्रेजेंटेशन देने आते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री के पास आते तो हम प्रेजेंटेशन लेके चले जाते थे। तो इस प्रकार की मेहनत हमको करनी पड़ी, और अंतोगत जब वो लागू हुई 92% ऑफ टीचर्स वो सेटिस्फाइड थे कि हमारा ट्रांसफर ठीक हुआ, हमारे मंत्री स्थान पर हुआ। 92%, केवल 8% ऐसे थे जिनको आदत थी कहीं सिफारिश से करा लेंगे, कहीं पैसा देके करा लेंगे, वो निराश हुए। एक और विषय था जो मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। मैं भी दो योजना और बता रहा हूँ जी।
एक मेरे ध्यान में और एक तो ये ट्रांसफर पॉलिसी आज केवल अध्यापकों में नहीं, 350 कैडर, जिस कैडर की संख्या 80 से ऊपर है, अब वो कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती उसको ट्रांसफर की, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर पॉलिसी से ट्रांसफर होता है। एक दूसरा एक स्कीम हमने चलाई, हरियाणा के जो लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र के दिल्ली के भी लोग हैं, एक गांव में लालडोरा होता है। लालडोरा के अंदर रिहायशी एरिया होता है, उस रिहायशी एरिया का उनका जो प्रॉपर्टी होती है उसका कोई भी उनके पास प्रमाण नहीं होता कि प्रॉपर्टी मेरी है। हमने कहा ये लालडोरा विषय कभी अंग्रेजों ने चलाया होगा, ये हमारे हित में नहीं है, इसको खत्म करेंगे, हर एक को उसकी जमीन की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिलाएंगे। हमने एक योजना शुरू की। शुरू करने के बाद अगर प्रधानमंत्री जी को मिलना होता तो उन्होंने वो सारी योजना उनको सामने रखी, उन्होंने अधिकारियों को पूछा कि इस योजना का अध्ययन करो, और 1 महीने बाद उन्होंने निर्णय किया कि योजना बहुत बढ़िया, सारे देश में इसको लागू कर दो। उसका नाम रखा स्वामित्व योजना। और आगे बताता हूँ मैं। अब हर नागरिक